आपने ये शुरू कैसे किया था? मैं खुद मूल रूप से एक बंगाली हूँ, मेरी मातृभाषा बांग्ला है, लेकिन हिंदी ने मुझे अपनाया है और मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदी पत्रकार हूँ। आपको क्या लगता है कि जो जज्बा उस समय था 200 साल पहले, क्या यही जज्बा आज भी कायम है? जज्बा है, लेकिन क्या वो जज्बा वही है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं जब आई थी तब का जो जज्बा था, तब मेरे जो मूल्य थे या तब जो मैं सोच के पत्रकारिता में आई थी, आज मैं कुछ और ही कर रही हूँ। जो ये न्यूज़पेपर था वो लोगों के हित के लिए था। क्या आज आप बिलीव करती हैं कि हमारा जो मीडिया है, न्यूज़ है, वो लोगों के हित में काम करे? तो इसमें जब आप बोलते हैं, जो करते हैं, बहुत साध के करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक गलत शब्द या एक गलत वाक्य बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो चीज़ें हुई हैं, आपने इतने ओपनली शेयर किया है। मेरे ख्याल से आप मेरे मदरहुड जर्नी का बोल रहे हो। तो मैं बिन ब्याही माँ हूँ, जो कि एक प्रोसीजर है IVF जैसा, जिसमें आप स्पर्म डोनेशन जो लोग करते हैं वहाँ से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए माँ बनते हैं। मैंने तो ये चाहा था ना कि मैं माँ बनूँ। मैंने कब ये कहा था कि मैं एक मेंटली एंड फिजिकली स्वस्थ बच्चे की माँ बनूँ। नमस्कार, मैं हूं कुंतल यादव और आज हम वीर भारत न्यास के इस पॉडकास्ट में आपके लिए एक बहुत ही विशेष संवाद लेके आए हैं। और इस संवाद में हम उदंत मार्तंड के बारे में बात करेंगे, जो 200 सालों से जो हिंदी पत्रकारिता चल रही है उसके संदर्भ में ये उत्सव हो रहा है आज। और ये बहुत ही महत्व का उत्सव है और इसके बारे में हमारे सामने आज बैठी हुई हैं बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार और एंकर, जिनका नाम है संयुक्ता बैनर्जी मैम। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपका यहाँ पे स्वागत है। बहुत और इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मैम, आपने ये शुरू कैसे किया था? आपकी रुचि इसमें कैसे आई थी? और ये जो भारत भवन में इतना बड़ा महोत्सव अभी हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, इस पे आपका क्या विचार है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और इसका क्या महत्व है आपके लिए? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। जैसे कि आपने कहा, उदंत मार्तंड जो कि हिंदी का पहला अखबार है, ये 200 साल पहले की बात है, जैसा कि आपने बताया 1826। और आप सोचिए वो वक्त जब हम लोग आज़ाद नहीं थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, लोगों को एकजुट करना ही एक बहुत बड़ा संघर्ष था। और ऐसे में 200 साल पहले जब उस समय के भारत में अंग्रेज़ी का वर्चस्व था, बांग्ला का वर्चस्व था, फारसी का वर्चस्व था, अखबार थे, लेकिन हिंदी का कोई अखबार नहीं था। तो इस अखबार ने हिंदी को एक जनभाषा बनाने की भी एक मुहिम छेड़ी और उसमें सफल भी हुए। हालांकि अखबार बहुत लंबा नहीं चल पाया, अलग अलग वजहों से, 1 साल ही, 1.25 साल चल पाया। लेकिन चुनौतियां थी, संघर्ष थे, लेकिन जो अलग जगाई, आज देखिए कोटि कोटि अखबार है हिंदी में, पत्र पत्रिकाएं हैं। मैं खुद मूल रूप से एक बंगाली हूँ, मेरी मातृभाषा बांग्ला है, लेकिन हिंदी ने मुझे अपनाया है और मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदी पत्रकार हूँ। मैं हिंदी पत्रकारिता में हूँ। इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, आई वाज इनटू इंग्लिश मीडिया। मेरी पढ़ाई इंग्लिश माध्यम से हुई थी, तो मुझे पता नहीं था कि हिंदी को मैं सीख पाऊंगी और हिंदी उतने प्यार से मुझे अपना पाएगी। लेकिन हिंदी ने मुझे अपनाया और मुझे हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया। और आज मैं अगर यहाँ बैठ पाई हूँ तो वो हिंदी पत्रकारिता की वजह से ही है। इसलिए क्रेडिट जो है डेफिनेटली उदंत मार्तंड को जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन 200 सालों में ना हम अपने दिशा से थोड़े इधर उधर डगमगाने लगते हैं। तो वापस हमें बताने के लिए, क्योंकि समय बदलता जाएगा, परिवर्तन सबसे एक स्थायी नियम है प्रकृति का, तो चीज़ें जब बदल रही हैं तो उस बदलाव के साथ हमें किस तरह से बदलना है अपने मूल्यों को रखते हुए, तो मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम आपको ये बताते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो जज्बा उस समय था 200 साल पहले कोलकाता में, जब ये पहली बार शुरुआत हुई थी, जो उनका अर्थ था कि सूरज को उजाला देना है, सूरज उग रहा है अब, तो उसका क्या यही जज्बा आज भी कायम है? 200 साल पहले का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आप सोचो कि मुझे पत्रकारिता, मैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी 2004-2006। तो 2006 से 2026 यानी मुझे पत्रकारिता की पढ़ाई किए हुए ही, स्टूडेंट तो मैं आज भी हूँ, लेकिन एक तरह से वो कोर्स किए हुए ही 20 साल हो गए हैं। तो मैं जब आई थी तब का जो जज्बा था, तब मेरे जो मूल्य थे या तब जो मैं सोच के पत्रकारिता में आई थी, आज मैं कुछ और ही कर रही हूँ, किसी और ही दुनिया में हूँ। और पिछले 10 सालों में टेलीकॉम रेवोल्यूशन, उसके बाद इंटरनेट में जो रेवोल्यूशन आया है, और अब आने वाले समय में AI जिस तरह से चीज़ों को बहुत जल्दी बदल रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं आई थी और जब तक यहाँ काम करूँगी
तो उसमें मुझे कोई एक कनेक्शन अभी भी नज़र नहीं आता, बस मैं ही वो कनेक्शन हूँ, बाकी तार कुछ और थे और अब वो तार कुछ और में बदल गए हैं। जज्बा है, लेकिन क्या वो जज्बा वही है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है समय के साथ साथ आप के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपके उद्देश्य होते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं आपकी खुद की लिए। मतलब मैं एक जर्नलिस्ट सिर्फ समाज के लिए नहीं बनना चाहती थी, मैं अपने लिए भी बनना चाहती थी। तो मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी तो बदल ही रही हैं, तो काफ़ी कुछ बदल रहा है, जज्बा लेकिन आज भी है। तो जो ये न्यूज़पेपर था वो लोगों के हित के लिए था। क्या आज आप बिलीव करती हैं कि हमारा जो मीडिया है, न्यूज़ है, वो लोगों के हित में काम कर रहे हैं? क्योंकि आपने भी पब्लिक सर्विस में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। जब हम एज अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर अगर मैं कहूँ, क्योंकि मेरा बहुत लंबा वक्त आकाशवाणी समाचार में गया है, दूरदर्शन में गया है, और दोनों ही संस्थानों से मैं अभी भी जुड़ी हुई हूँ, और ये एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम है, सरकारी हैं। तो इसमें जब आप बोलते हैं, जो करते हैं, बहुत साध के करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक गलत शब्द या एक गलत वाक्य बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन इतनी जिम्मेदारी के साथ मुझे लगता है आज जिस तरह से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, जैसे हम डिजिटल युग कहते हैं, डिजिटल एरा कहते हैं, तो उतनी समझदारी रखने की अब शायद ज़रूरत नहीं है। और अब एक पत्रकार नहीं है ना, अब सब पत्रकार हैं। उन्होंने पत्रकारिता की डिग्री की हो ना की हो, उनको पत्रकारिता की समझ हो ना हो, और उनको न्यूज़ सेंस क्या है, कैसे न्यूज़ एंगल्स बनते हैं ये पता हो या ना हो, लेकिन जिसके भी हाथ में एक मोबाइल है, जिसके भी हाथ में एक कैमरा है, वो पत्रकार है। पहले ऐसा नहीं था। तो विचार कैसा है? तो ये जो बदलाव आया है नया, क्या ये अच्छी एक प्रगति है या फिर कुछ? मैंने पहले कहा ना कि बदलाव ही सबसे स्थायी नियम है इस प्रकृति का, तो बदलाव तो होगा, और हर बदलाव पूरी तरह से नेगेटिव या पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं होता। तो कई बार है जब आप चाहे वो सिटीजन जर्नलिज्म हो, जहाँ पर लोग अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं और वो जेन्युइन होते हैं, या फिर एस्टैब्लिश्ड पत्रकार हों, जब वो अपने वीडियोज़ को वायरल, उनके वीडियोज़ अपने आप वायरल होते हैं और करोड़ों लोगों तक पहुँचते हैं। आज भी हम देखते हैं कई बार जब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली स्थिति होती है, और हमें लगता है कि इसमें नहीं हो पा रहा है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो वो अपने साथ उस मोबाइल, वो एक जो बड़ा वेपन है, उसको भी लेकर उतरते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे भी एक सामाजिक परिवर्तन तो आता है, उतना बड़ा शायद ना आता हो जो 200 साल पहले, लेकिन 200 साल पहले की ज़रूरतें कुछ और थी, अब की ज़रूरतें कुछ और है। तो कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, पर मुझे हमेशा लगता है कि जो अच्छा है उसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और बुरे को थोड़ा छोड़ते रहना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अभी आप एक कोई कनेक्शन नहीं देख पाती हैं अपने आप के अलावा इस पुराने दौर में और अभी नए दौर में, तो आगे जाके इन 100 सालों में आपको क्या लगता है जर्नलिज्म किस तरीके से बदलेगा? 100 साल तो मुझे लगता है बहुत लंबा। होता क्या है, जब मैं एक स्टूडेंट थी तब 2 मीडियम थे। प्रिंट बहुत ही स्टैब्लिश्ड मीडिया हुआ करता था, टेलीविज़न आ चुका था, अपने पीक पर था। मैंने टेलीविज़न जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी क्योंकि मुझे लगता था मैं उसके लिए एप्ट हूँ, मेरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं मैं उसको अगर पॉलिश करूँ तो टेलीविज़न जर्नलिज्म में जा सकती हूँ। पढ़ाई मैंने वहाँ की थी। जब मैं फील्ड में आई, कुछ समय टीवी रहते ही टीवी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में तब्दील होने लग गया, तो मीडियम बदल गया। लेकिन मैंने ना उस मीडियम की पढ़ाई की थी, ना मैं उस मीडियम के एल्गोरिथम को समझती थी। मुझे नहीं लगता कि आज भी कई लोग सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को समझते हैं, और वो एल्गोरिथम बहुत जल्दी बदलता है। ये सबसे बड़ा एक चैनल है। टेलीविज़न या अखबार के एल्गोरिथम को हम जानते हैं, वो एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन डिजिटल के साथ ऐसा नहीं है। टेलीकॉम रेवोल्यूशन सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था, जिसके बाद चीज़ें बहुत जल्दी बदली कि अब कंप्यूटर्स हो गए हैं, लैपटॉप्स हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं, लेकिन स्मार्टफोन और अब एआई। स्मार्टफोन ने पिछले 5-6 साल में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल दी है, वो अब एआई आने वाले शायद 2 सालों में जो परिदृश्य है उसको बिल्कुल बदल देगा। मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस बदलाव के साथ खुद को बदलते रहे, अपने मूल्यों को बचाए हुए। जो भी मतलब सबके अपने अलग अलग प्रायोरिटीज़ एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको लेकर आप चलेंगे तो बदलना तो है ही, ज़रूरी ही है। मैम, एज अ मेंटोर, क्योंकि आप इतने ज़्यादा आजकल की युवा पीढ़ी को सिखाती हैं, उन्हें बताती हैं, आप उन्हें क्या एक ऐसी एडवाइस देंगी जिससे वो अपनी इंटीग्रिटी भी रखें और ये बदलाव के साथ अडैप्ट भी करें? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोचो, सिर्फ करो मत। सोचो इसलिए ताकि आपको पता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो आप करना क्यों चाह रहे हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, डोंट डू इट, डू इट विद अ पर्पस।
और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी आप अपने काम को देते हैं। होता क्या है, हमसे ये कहा जाता है कि अपने काम को प्रायोरिटी दो, काम करो, जो कि बिल्कुल सही है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन ये सब हम कर अल्टीमेटली किसके लिए रहे हैं? खुद के लिए। तो अगर हम खुद की ही लाइफ नहीं जिएंगे तो मुझे हमेशा, मैं अपने टीममेट्स को भी बोलती हूँ कि लिव योर लाइफ, मतलब वर्कहॉलिक होना अच्छा है, काम करना अच्छा है, ईमानदारी से करो, लेकिन अपने आप के लिए भी समय निकालो। जब आप निकालोगे, आपके इंस्टाग्राम में आई हैव सीन इट एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे देख के, क्योंकि आप सबकी प्रेरणा स्रोत हैं और आप सबको यही दिखा रही हैं कि आप दोनों चीज़ों को इतने अच्छे से बैलेंस कर रही हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो चीज़ें हुई हैं, आपने इतने ओपनली शेयर किया है, वो आपको करके, आपका रीज़न क्या था ऐसे करने का? मेरे ख्याल से आप मेरे मदरहुड जर्नी का बोल रहे हो। ओके, तो जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहूँगी कि बहुत आसान शब्दों में अगर इसे कहूँ तो मैं बिन ब्याही माँ हूँ। मैंने शादी नहीं की है, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, खुद प्रेग्नेंट होकर जन्म दिया है ICI से, जो कि एक प्रोसीजर है IVF जैसा, जिसमें आप स्पर्म डोनेशन जो लोग करते हैं वहाँ से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए माँ बनते हैं। तो टेक्निकली मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन है। मैं ये करना इसलिए चाहती थी क्योंकि मैं माँ बनना चाहती थी और इसके लिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अडॉप्शन के लिए मैंने ट्राई किया था, लेकिन अडॉप्शन 2 टर्म्स मैंने उसके किए थे, लेकिन वो समहाउ हो नहीं पा रहा था। और वो कोविड का वक्त था, मैंने कहा ना खुद के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है, तो मुझे सोचने का वक्त मिला कि अब अगर नहीं किया तो उम्र और बढ़ जाएगी और चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो फिर एट द एज ऑफ 37 आई वेंट फॉर इट। और लेकिन भगवान भी है ना, वो सबको अपने अपने किए का जो है ज़रूर देता है। तो मेरा बेटा है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन वो ऑटिस्टिक है, वो नॉन वर्बल है, तो उसके, वो एक स्पेशल चाइल्ड है और उसके अपने चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंजेस के साथ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मतलब मैं जीना पड़ता है। और मुझे लगता है कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना। मैंने तो ये चाहा था ना कि मैं माँ बनूं। मैंने कब ये कहा था कि मैं एक मेंटली एंड फिजिकली स्वस्थ बच्चे की माँ बनूं। मैंने कब ये चाहा था कि मेरा बच्चा जो है 2 साल की उम्र से बोलना शुरू कर दे। इतना तो हम नहीं मांगते ना, जो मांगा था वो तो मुझे मिला। तो अब मुझे लगता है कि अगर भगवान ने मुझे चूज़ किया है या उस बच्चे ने मुझे चूज़ किया है टू बी हिज मदर, तो मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए। और मुझे इसमें बहुत अच्छा भी लग रहा है, मैं एंजॉय भी कर रही हूँ इस पूरे प्रोसेस को। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपकी आवाज़, आपने जितना भी योगदान दिया है पत्रकारिता को और एंकरशिप को, उससे हम बहुत ही माननीय बात है कि आपसे हमें बात करने का मौका मिला है इसमें। थैंक यू सो मच। टाइम के चलते चलते अभी हमें ये कट शॉर्ट करना पड़ रहा है, नेक्स्ट टाइम आपसे और बात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। आपने ये शुरू कैसे किया था? मैं खुद मूल रूप से एक बंगाली हूँ, मेरी मातृभाषा बांग्ला है, लेकिन हिंदी ने मुझे अपनाया है और मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदी पत्रकार हूँ। आपको क्या लगता है कि जो जज्बा उस समय था 200 साल पहले, क्या यही जज्बा आज भी कायम है? जज्बा है, लेकिन क्या वो जज्बा वही है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं जब आई थी तब का जो जज्बा था, तब मेरे जो मूल्य थे या तब जो मैं सोच के पत्रकारिता में आई थी, आज मैं कुछ और ही कर रही हूँ। जो ये न्यूज़पेपर था वो लोगों के हित के लिए था। क्या आज आप बिलीव करती हैं कि हमारा जो मीडिया है, न्यूज़ है, वो लोगों के हित में काम करें? इसमें जब आप बोलते हैं, जो करते हैं, बहुत साध के करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक गलत शब्द या एक गलत वाक्य बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो चीज़ें हुई हैं, आपने इतने ओपनली शेयर किया है। मेरे ख्याल से आप मेरे मदरहुड जर्नी का बोल रहे हो। तो मैं बिन ब्याही माँ हूँ, जो कि एक प्रोसीजर है IVF जैसा, जिसमें आप स्पर्म डोनेशन जो लोग करते हैं वहाँ से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए माँ बनते हैं। मैंने तो ये चाहा था ना कि मैं माँ बनूँ। मैंने कब ये कहा था कि मैं एक मेंटली एंड फिजिकली स्वस्थ बच्चे की माँ बनूँ।